हेलो गाइस, दिस इज़ दी न्यू वीडियो यहाँ पे। एंड इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ माय एलन कोटा एक्सपीरियंस। मैं 2 साल कोटा में था। 10th के बाद मैं कोटा गया था एंड मैं 11th में कोटा में था नर्चर बैच में। एंड मैं 12th में भी कोटा में था एंथ्यूज बैच में। ठीक है, उसके बाद इस साल मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 12th के साथ, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। 537 मार्क्स थे मेरे नीट में एंड माई 12th परसेंटेज वॉज 92.4%। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ एलन कोटा का एक्सपीरियंस, कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था कोटा जाते टाइम और कोटा के अंदर मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो मैं तो यही बोलूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस लिटरली मतलब एक रोलर कोस्टर राइड की तरह था, बिकॉज काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे। एंड जैसे मैंने जब स्टार्ट करा था, ठीक है, मैं जब 11th में पहली बार गया था कोटा, तो पहले तो बहुत घर से बहुत दूर था। ठीक है, घर से दूर था एंड होप सिकनेस थी। उसके बाद दूसरी दिक्कत मेरे को क्या होती, मतलब दिक्कत तो नहीं कह सकते, बट हैवी कंपटीशन देखने को मिला। जैसे मैं अपनी क्लास का टॉपर था, ठीक है, जो अपने स्कूल का टॉपर था मैं। अब जब फर्स्ट टेस्ट हुआ, ठीक है, 720 मार्क्स का टेस्ट था, मेरे फर्स्ट टेस्ट में 680 मार्क्स हैं। मैंने सोचा कि 1200 का बैच है, ठीक है, तो मेरे एटलीस्ट टॉप 50 में तो आने चाहिए ना, बट टॉप 50 में भी मैं नहीं आ पाया। 680 मार्क्स होते हुए भी मेरी 120 समथिंग रैंक थी, तो कंपटीशन हाई था। ठीक है, एंड लिटरली मतलब तुम जा रहे हो 10th के बाद एंड तुम्हें बस बेसिक्स ही पता है ना 10th के बस। एंड वहाँ पे टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे मतलब वाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखते थे एंड बच्चे उससे पहले ही आंसर तुरंत ही आंसर दे रहे थे। आई वॉज लिटरली लाइक शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुरंत ही आंसर दे रहे हैं। मतलब टीचर ने जस्ट क्वेश्चन ऐसे लिखा है ब्लैक बोर्ड पे एंड उन्होंने तुरंत आंसर भी बोल दिया। पीछे से आंसर आते थे, साइड से, सामने से आंसर आते थे। मैं सोचता था इनके इतने जल्दी कैसे सॉल्व हो रहे हैं। मैंने तो जस्ट स्टार्ट करा अभी सॉल्व करना, मैंने तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा अभी ढंग से, इनके आंसर आ गए। इनसे कैसे कॉम्पीट करेंगे हम। और फिर मुझे मतलब पहले मुझे पता नहीं था कि मतलब कोटा में क्लास 6 से भी बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 9 से भी बच्चे आते हैं। मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं तो न्यू था वहाँ, तो मैं तो 11th से ही गया था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे थे जो क्लास 6 से प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब लिटरली उनसे मैं कम्पीट करने वाला था। तो मेरे को तो अंदर से ही बहुत वो हो रहा था कि ये तो इनको तो पहले ही इतना सब कुछ आता है। वो पहली शुरुआत के 4-5 चैप्टर या फिर बहुत लोगों ने पूरी 11th पहले ही ख़त्म कर रखी थी 11th में आने से पहले। तो बहुत ही मतलब हैवी कंपटीशन था, मैं ये बोलूँगा, जो मुझे वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ। क्योंकि क्लास में पता नहीं चलता है, बट वहाँ तुम्हें पता चलता है कि तुमसे ऊपर बहुत सारे लोग हैं, तुमसे ज़्यादा नंबर लाते हैं, तुम्हारे ऊपर हैं, तुमसे ज़्यादा नंबर लाते हैं, तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनको ज़्यादा आता है, उनसे क्वेश्चन भी ज़्यादा मिलते हैं और तुम्हारे को बस डाउट्स आते हैं। तो मेरे तो डाउट्स आते थे, मैं बहुत बार डांट भी खा चुका हूँ क्लास में डाउट्स पूछने की वजह से। एंड मतलब अच्छा नहीं लगता था डांट खाने में, बोलूँगा। ठीक है, एंड सेकेंडली मुझे प्रॉब्लम होती थी हॉस्टल के खाने से। मेरा हॉस्टल लिटरली 14,000 पर मंथ का हॉस्टल था। ठीक है, तो आई थिंक फूड अच्छा होना चाहिए, बट मेरा हॉस्टल मतलब लिटरली कुछ कभी कभी क्या होता था ना, टीचर्स एक्सटेंड कर लेते थे क्लास। 8:15 में छुट्टी होनी होती थी, नहीं होती थी 8:30 8:45, एंड आके रात को हॉस्टल का उतना गंदा खाना, मतलब लिटरली मैं क्या ही बोलूँ। हॉस्टल का खाना इज़ नॉट खाने लायक खाना, इस बहुत गंदा खाना लगता था मेरे को। तो मतलब मैं तो नॉर्मल मैगी बना के खा लेता था केटल से, इलेक्ट्रिक केटल से। एंड होम सिकनेस तो ऑफकोर्स होती थी, बिकॉज घर से दूर रह रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा होम सिकनेस होती थी। एंड स्पेशली मेरे हेल्थ प्रॉब्लम्स भाई, मतलब हर 5 दिन में फीवर, कभी कोल्ड हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। एंड एक बार तो एक्सट्रीम हो गया था मुझे, मतलब लिटरली चिकन पॉक्स हुआ था। चिकन पॉक्स ढंग से ख़त्म भी नहीं हो पाया था, उससे पहले मेरे को डेंगू हो गया। एंड डेंगू जब मुझे हुआ तो फिर मतलब मैं लिटरली 15-20 दिन तक स्कूल नहीं गया, मतलब कोचिंग क्लासेस नहीं गया, चिकन पॉक्स की वजह से भी नहीं गया। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ मेरा ऐसे ही छूट गया। 1 मंथ का मेरा बैकलॉग था। तो 11th में तो बैकलॉग होना नॉर्मल है, बिकॉज डेंगू में मैं एडमिट भी हो गया था, प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए थे। ठीक है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं।
अगर तुम कोटा जा रहे हो तो देख लेना, बहुत ज़्यादा डेंगू फैलता है उधर, ठीक है। एंड मेरे तो फिर 11th में तो जैसे मैं नया नया था, ठीक है, तो मुझे स्ट्रेटजी पता नहीं थी कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। तो मेरे क्या थे कि शुरुआत में मेरे अच्छे मार्क्स आए कि 680 आए, 690 आए, SRG में हो गया, फिर अगले बार 670 हो गए, कम हुए तो थोड़े से कम हुए, उतना तो 670 से गुड मार्क्स। बट धीरे धीरे मेरे मार्क्स कम होते गए जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता गया, ठीक है, बैक क्वेश्चन आने लगे तो मेरे मार्क्स कम होते गए। तो कम मीन ज़्यादा कम नहीं हुए, 600 प्लस थे, वो भी अच्छे ही नंबर होते हैं, मतलब इतने भी ख़राब नहीं थे। 600 प्लस थोड़े से तो ठीक ही थे, ठीक है। एंड एक और मैं बोलूँगा, अगर कोई भी 11th का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है उसे मैं एक प्रो टिप दूँगा कि अपने 11th के माइनर्स में को अच्छे से ध्यान दो और अच्छा परफॉर्म करो इसमें। बिकॉज अगर तुम 12th में एलन का ही एंथ्यूज बेस्ट लेते हो तो वहाँ पे तुम्हें एलन के माइनर टेस्ट के अकॉर्डिंग डिस्काउंट मिलता है। हमें ये पहले ही बता दिया गया था जब मैं SRG में सिलेक्ट हुआ था, तो हम लोग का जब मेंटरशिप सेशन था तो उन्होंने बता दिया था कि आपके माइनर टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरे को तो 40% डिस्काउंट मिला था एंथ्यूज बैच में, एंड नर्चर में भी मेरे को 20% मिला था टैलेंट एक्स के थ्रू, ठीक है। एंड हाँ, ये भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन, कुछ एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि जब आप SRG बैच में थे तो आपको क्या पैसे भी मिलते थे क्या? तो एक्चुअली में कोई भी पैसे वैसे नहीं मिलते थे, ठीक है, कुछ भी पैसे नहीं मिले। मैं, क्योंकि मैं भी जब 11th में था, जब मैं SRG में सिलेक्ट हुआ था तो मैं भी ये वीडियोस देखता था, तो मैंने तो देखा था लोगों को हॉस्टल मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, बट नहीं मिलते, रियलिटी में नहीं पता, या फिर उसी साल चेंज कर दिया उन्होंने, मुझे नहीं पता, ठीक है। बट मुझे तो पैसे नहीं मिलते थे, मेडल्स मिलते थे। अगर तुम क्लास में टॉप करो 1200 बच्चों की बैच में तो मेडल्स मिलते थे तुम्हें, जो मैंने तुम्हें पहली वीडियोस में दिखा भी रखा है SRG मेडल्स के बारे में। एंड हाँ, ये भी दिक्कत होती थी जैसे टीचर्स का, मतलब टीचर्स बहुत जल्दी चेंज होते थे तो उतना अच्छा नहीं लगता था कंपेटेबल। जैसे एक टीचर से अगर तुम्हारा अच्छा हो गया कि हाँ इन टीचर से अच्छे से समझ आता है, तो फिर क्या होता है कि फिर दूसरे टीचर आ जाते हैं तो उनसे उतना अच्छे से समझ नहीं आता। तो कभी कभी तो टीचर्स ख़राब भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, ठीक है, ख़राब भी टीचर्स आते हैं। एंड बैच का डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं बताना चाहूँगा कि जैसे 11th में तो नॉर्मल था, SRG वाले बच्चे एंड नॉर्मल बच्चे साथ में पढ़ते थे, बस SRG वालों को लाइब्रेरी अलग से मिलती थी और ऐसा तो कुछ था नहीं, ठीक है। बट उनके लिए क्या था कि जब 12th में गए तो जो 250 बच्चे थे SRG में से, उनमें से टॉप 150 को एक अलग से सेपरेट बैच बना दिया गया था एंड उनको टॉप टीचर्स मिले थे। मैं भी उस बैच में नहीं था, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं था उस बैच में, नहीं पता क्यों नहीं था, मतलब ऑफ कोर्स क्यों नहीं था, क्या 250 बच्चे थे, टॉप 150 को उठाया, मैं भी मैं उससे लोअर हुआ हूँगा। बट मैं नॉर्मल बैच से भी SRG बैच में गया वापस 12th में, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को पार्शियलिटी टाइप की फील होती थी कि अरे उनको मतलब ज़्यादा अच्छे टीचर्स मिल गए होंगे क्या, उनका अलग से बैच होगा, ज़्यादा अच्छे टीचर्स मिल गए होंगे कि ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती होगी। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो उस बैच के भी थे एकदम टॉप टियर वाले बैच, तो उस बैच से भी मेरे से कम नंबर भी आए उन लोगों के, कुछ का सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मोस्ट ऑफ द बच्चों का तो हो गया। एंड ऐसा नहीं है कि टॉप रैंकर्स भी उसी बैच से आए, मेरे क्लास से एज सच कोई टॉप रैंकर्स तो आए, मतलब ज़्यादा टॉप रैंकर्स मीन्स टॉप 500 के अंदर नहीं आए, लेकिन बट मेरे बैच से जो थे वो 1000, 2000, 10,000 ऐसे अंदर आए थे। तो मेरी रैंक तो 18,000 थी, ठीक है। तो ठीक है, मतलब सिलेक्शन हो गया, भले ही एम्स नहीं मिला बट या सिलेक्शन हो गया। एंड मैं ये बोलूँगा कि तुम कोटा में जब आते हो तो फ्रेंड सर्कल बहुत सोच समझ के बनाना, ट्राई करना कि तुम आगे बैठो, बिकॉज अगर तुम आगे बैठोगे तो फ्रेंड सर्कल तुम्हारा अच्छा होगा, पीछे बैठोगे फ्रेंड सर्कल उतना अच्छा नहीं होगा, बिकॉज फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है वहाँ पे तुमको। तुम अगर ऐसे फ्रेंड सर्कल में पड़ गए जो गलत है तो मे बी तुम वहाँ पे, मैंने देखा लोगों को ड्रिंक करते हुए, सिगार स्मोक करते हुए, ठीक है, घूमते हुए, यू नो तो मैंने देखा हुआ है ये सब। तो इसलिए एटलीस्ट अगर मान लो तुम्हें ज़बरदस्ती भेजा गया है, ठीक है, अगर तुम प्रिपेयर ही नहीं करना चाहते थे तब तो तुम इंजॉय करो, बट अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छे से प्रिपेयर करो, पूरा दम लगा के प्रिपेयर करो। ये नहीं कि
थोड़े मज़े भी कर लिए, थोड़ी पढ़ाई भी कर ली, पूरे मज़े भी नहीं ले पाए एंड सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ फ़ायदा है नहीं, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि एसआरजी पेपर्स आएंगे कब, एंड एलन के पेपर्स अपलोड करो, तो मैं वो जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ, सारे पेपर्स एंड ऑल। एंड और क्या प्रॉब्लम हुई थी मुझे, टीचर्स तो अच्छे थे, सपोर्टिव भी थे। एंड मैं एक टिप और दूंगा कि अगर तुम्हें जो भी डाउट्स आते हैं तो चैट जीपीटी तो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो क्लास के बाहर पूछ सकते हो, ठीक है। 15 मिनट का आई थिंक ब्रेक होता है, तो क्लास के बाहर पूछ लेना। ये नहीं कि तुम सुबह जा रहे हो सेशन में, आधे घंटे का जो है वहाँ पे टाइम बर्बादी होता है मोस्टली। मतलब टीचर्स डाउट तो बता देंगे, बट रूल ये है कि वहाँ पे ड्रेस होके जाना पड़ेगा, एलन के कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो जाता है, ठीक है। एंड मैं सबसे इम्पोर्टेंट बोलूँगा सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज़ द की इन द प्रिपरेशन, एंड रोज़ की सेल्फ स्टडी, कंसिस्टेंसी वाली सेल्फ स्टडी, मतलब 10 से 12 घंटे, 10 से 12 घंटे रोज़। ये नहीं कि एक दिन ज़्यादा पढ़ लिया, एक दिन कम पढ़ लिया। एंड टाइमली, मतलब प्रॉपर तुम एकदम शेड्यूल बनाना। बिकॉज 11th में मैंने क्या करा था, मैंने शेड्यूल ढंग से बिल्कुल नहीं बनाया था। कभी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था, कभी पढ़ता ही नहीं था, ऐसे तो बहुत इरेगुलर शेड्यूल था। बट 12th में मैंने एकदम प्रॉपर शेड्यूल बनाया था, बिकॉज 12th में मेरे बोर्ड्स भी थे। एंड हाँ, ये भी क्वेश्चन था कि मेरे सिलेबस कब ख़त्म हुआ था, क्या जल्दी ख़त्म हुआ था। तो 11th तो 12th का ही बताता हूँ मैं, क्योंकि 12th का सिलेबस मेरा ख़त्म हुआ था, मतलब बैच में कब ख़त्म हुआ था, बैच में ख़त्म हुआ था आई थिंक सो अक्टूबर में हो गया था। अक्टूबर नहीं, नवंबर में हुआ था। आई थिंक 15 नवंबर तक ख़त्म हो गया था बैच से। एंड मैंने खुद से ख़त्म किया था उसे 30 नवंबर तक मैंने एक बार तो ख़त्म कर दिया था। फिर टेस्ट होते थे, मेजर टेस्ट, बट स्कूल का भी था, तो स्कूल में बहुत सारे प्री बोर्ड्स प्रैक्टिकल्स चलने लगे थे, तो उधर थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है। बट स्कूल तुम मैनेज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड और कोटा में क्या है ऐसा, कोटा अच्छी सिटी है, घूम सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा मत घूमना, पढ़ाई करने की वो पढ़ाई करो। एंड दैट्स इट, पढ़ो। एंड मैं एक और बात बोलूँगा, वहाँ पे जो फ्रेंड्स होते हैं ना, कभी कभी वो फ्रेंड्स ना फ्रेंड्स नहीं होते, सांप होते हैं। वो चाहते हैं तुम्हें गिराना, नीचे गिराना। अगर तुम उनसे कुछ डाउट पूछोगे, वो डाउट नहीं बताएंगे, तुम्हारा टाइम ख़राब करने की कोशिश करेंगे। ऐसे फ्रेंड्स से दूर रहना, क्योंकि वो तो चाहती हैं ना कि कंपटीशन कम हो। जितना कंपटीशन कम होगा उनके लिए तो उतना ही अच्छा, ठीक है। जितना कंपटीशन कम होगा उनके लिए उतना ही अच्छा। तो इसलिए ऐसे फ्रेंड्स से दूर रहना। एंड पढ़ो, एंड नीट में सिलेक्शन लो, ड्रॉप से बचो। अगर तुम ड्रॉपर भी हो तो तुम फिर भी मेहनत करो, तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाय, दिस इज़ फॉर द वीडियो।